सो हेलो लवली पीपल, व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक टू राज रेव्स। आज हम लोग करने वाले हैं NS400Z 2025 मॉडल का एक डिटेल्ड रिव्यू। अगर आप लोग को एक शॉर्ट रिव्यू देखना है इसका तो कॉर्नर पे यहाँ पे कहीं लिंक आ जाएगा, यू कैन वॉच दैट। अगर आप इसी में इंटरेस्टेड हैं देन जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लेट मी टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस बाइक। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको एक शार्प डिज़ाइन मिल जाता है। वो NS के DNA को कैरी फॉरवर्ड किया गया है अलॉन्ग विथ सम मॉडर्न अपग्रेड्स। अब आप देख सकते हो कि जो शार्प कैरेक्टर है उसका, जो स्ट्रीट फाइटर स्टाइल है, वो फ्रंट से बैक तक कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अब स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो ये शार्प टैंक एक्सटेंशंस, ठीक है, और टैंक के नीचे क्योंकि इन्हें अब एक बड़ा रेडिएटर लगाना था उस 373cc इंजन के लिए, तो इन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया है। ऊपर की स्टाइलिंग सेम NS वाली है। शार्प इसमें आपको फ्रंट एंड मिल जाता है, कहीं ना कहीं आपको एजेस जो दिखेंगे, कहीं ना कहीं आप ये बिट्स देखेंगे। अगर थोड़े से ये वाला बिट शार्प है, साइड शार्प है, टैंक एक्सटेंशंस। उसके बाद में पीछे आएंगे तो टेल आपको पूरी शार्प मिलती है। अब इस आगे के एक्सटेंशन से मैच करने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं पीछे भी इस वाले पार्ट के नीचे ये वाला एक्सटेंशन दिया हुआ है, सो दैट इट काइंड ऑफ ब्लेंड्स इनटू द डिज़ाइन। अब बात क्या है कि अगर हम LED सेटअप की पूरे बात करें, क्योंकि जो पूरा लाइटिंग सेटअप है बाइक का वो हर जगह LED है। आपको इंडिकेटर्स हो, चाहे फ्रंट लाइट्स हो, चाहे फ्रंट प्रोजेक्टर लैंप हो, चाहे रियर लाइट हो, सारा सेटअप LED मिल जाता है। अगर आप बात करो इस फ्रंट ऑल टाइम रनिंग LED को, तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंट लुक प्रोवाइड करती है। वो डिफरेंस जो आता है आपका NS200 और 400 का, वो ये यहाँ पे बनाती है। थोड़ा सा बाइक बल्की लगती है, पर उसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट लुक में देखते हो तो यही डिफरेंस है जो आपको सबसे ज़्यादा पता लगता है। और जो आपको N सीरीज़ वाला प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया जाता है वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस। तो जो फ्रंट एंड है इसका, वो डिफरेंट बनाने के लिए इन्होंने कई सारे बिट्स साथ में यूज़ करे हैं, एंड वही कहीं ना कहीं एक की या फिर मेजर डिफरेंस भी बन जाता है जो NS सीरीज़ की दूसरी बाइक्स हैं उनसे। क्योंकि टैंक कहीं ना कहीं सेम है, जो रियर है वो कहीं ना कहीं सेम है। तो सबसे पहले अगर कोई देखता है, देखो द थिंग इज़ कि अगर आप बाइक रोड पे लेके निकले हो तो इट माइट टेक 1 or 2 seconds फॉर समवन टू रिकॉग्नाइज कि ये NS की 400 है, ना कि 200 या 160 या और कोई, ठीक है। बट वंस द समवन सीज इट तो वो ऑब्वियसली उस पर ध्यान देते हैं, एंड द बाइक बाइक टर्न्स हेड, दैट्स वन थिंग। जो कि क्योंकि अब देखो बाइक रेयर है थोड़ी सी, अभी बहुत ज़्यादा नहीं निकली है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना। एंड तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह मिलते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ है, एंड दैट्स ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंस। डिज़ाइन का एक फाइनल वॉक अराउंड आप लोग को देता हूँ, बिकॉज इन माई ओपिनियन अकॉर्डिंग टू द मनी आई स्पेंट, ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड लगता है। जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं आपको एक 400cc का फील होता है। बस वो जो फैक्टर आपको दिख जाता है कि NS200 का डिज़ाइन कैरी फॉरवर्ड किया गया है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ NS सीरीज़ बाइक एंड इट विल हैपन। अगर NS सीरीज़ की बाइक कल को कोई और भी आती है उसके साथ भी होगा। But somehow this just feels, this just gives you the that feel good factor about the design. तो वो कहीं ना कहीं इसका एक प्लस पॉइंट है। एंड डिज़ाइन के लिए इतना ही, लेट्स राइड इट। बात करते हैं राइड क्वालिटी एंड कंफर्ट की। तो अगर राइड क्वालिटी की बात करूं तो वो डिपेंड करता है मेजरली आपके राइडिंग ट्रायंगल पे, कि आपके फुट पैक्स की पोजीशन कहाँ है, हैंडल बार कैसा है, एंड सीट की पोजीशन कैसी है। तो बाकी अगर सेगमेंट में बाइक से कंपेयर करूं मैं, 400cc सेगमेंट हो चाहे प्राइस सेगमेंट के हिसाब से कंपेयर करूं, तो सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। अगर हम स्पोर्ट्स बाइक की बात करें तो क्योंकि जो सीट का पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अपराइट है। मैं इससे पहले N सीरीज़ की बाइक चलाता था, N160, उसमें काफ़ी ज़्यादा हैंडल बार नीचे होता है, आपको झुकना पड़ता है एंड आपके हाथों पर वेट आता है। पर इसमें ऐसा केस नहीं है, इसमें आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं, थोड़े से अपराइट बैठे होते हैं, इस वजह से राइड क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है ना। अगर मैं बात करूं सिटी में फ्लिकेबिलिटी की, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लिकेबल बाइक है, लाइट वेट फील होती है एज़ कम्पेयर टू डोमिनार 400। वज़न कम है इसका, सो यू कैन ईजिली फ्लिक इट अराउंड इन द ट्रैफिक। और इसमें क्या सीन है, आपको एक चीज़ और, थोड़ी कमांडिंग पोजीशन मिलती है, क्योंकि इसका सस्पेंशन जो है वो रिजिड है, थोड़ा सा मतलब रिजिड साइड पे है। अब वो एक स्पोर्ट्स बाइक में होना ज़रूरी भी है। आपको बम्प्स तो फील होंगे, पर उसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस आएगा इन फ्लिकिंग द बाइक, इन कॉर्नरिंग, और उसको एक एग्रेसिव स्टांस में जब आप चलाते हो तो उसके लिए ये जो स्टिफ सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
ये देखो भैया, हेलमेट हाथ में है, कोई टेंशन नहीं है, पीपा बूपा करते हुए जा रहे हैं। नाइस, इनका भी बढ़िया है। तो हम सस्पेंशन की बात कर रहे थे, तो इसमें पीछे आपको मिल जाता है एक मोनोशॉक सस्पेंशन। कहीं ना कहीं जो ट्यूनिंग है ना आगे और पीछे के सस्पेंशन की, वो बहुत ज़्यादा सही से बनाई हुई है इन्होंने, क्योंकि आपको ऐसा नहीं होता कि आगे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल फील हो रहा है, पीछे रिजिड फील हो रहा है, या पीछे आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल लग रहा है, आगे रिजिड लग रहा है। फाइन ट्यून करा हुआ है सस्पेंशन को, सो दैट आपको कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म सा एक्सपीरियंस मिलता है, जिसमें कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देता है। इफ़ आप इसे लीन करा रहे हो, आप इसे राइड कर रहे हो हाईवेज़ पे, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी बेटर होगी। हाँ, जो शॉर्ट व्हील बेस है बाइक का, वो इस चीज़ को ज़रूर इफेक्ट करता है, बिकॉज एक लॉन्ग व्हील बेस वाली बाइक ज़्यादा प्लांटेड फील होती है। बट अगर हम बात करें इसके हिसाब से, जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है, दैट इज़ सिंपली ऑसम। मैंने आज तक जितना भी राइड करा है इसको, आई हैव फेल्ट द सेम वे, एंड यही ओपिनियन फॉर्म हुआ है मेरा। तो अगर हम राइड एंड कंफर्ट की बात कर रहे हैं, तो दो चीज़ें इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। एक होता है टायर का साइज़, एक होता है टायर की ग्रिप। तो अभी जो अपग्रेड आया 2025 मॉडल में, जो कि मैं राइड कर रहा हूँ इस समय, NS400Z UG जिसे हम बोलते हैं, उसमें इन्होंने टायर का टाइप भी चेंज किया है, टायर का साइज़ भी चेंज किया है, एंड दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस जो कि दोनों ही मॉडल्स में आता है। अभी इशू क्या है कि पहले MRF के टायर्स आते थे एंड उनकी ग्रिप वॉज एवरेज। मैं ये नहीं बोलूँगा एकदम ही ख़राब थी, लेकिन हाँ एवरेज थी अकॉर्डिंग टू अ 400cc बाइक, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है। एंड अगर आप बात कर रहे हो इसके साइज़ की, तो कहीं ना कहीं 140 सेक्शन का टायर ना जस्टिफाई नहीं कर पाता था इस बाइक को। तो इस वजह से, ओ भाई साहब ये क्या बना रखा है, नहीं क्या नहीं करवा रहे हैं यार लोग दिल्ली में। खैर चलो टॉपिक पे आते हैं। एज आई वाज सेइंग कि जो इसके टायर है ना, वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है राइड करने में, एंड जो कंफर्ट है, एक ना कहीं ग्रिप जो टायर की बनती है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है अगर आप MRF से कंपेयर करें। अभी सीन क्या है ना कि अपोलो का जो टायर आता है, वो पहली बात टायर रेडियल हो गए हैं, ठीक है, और दूसरी बात इसका जो कंपाउंड रहता है वो सॉफ्ट कंपाउंड रहता है, सो दैट जब आप इसको लीन करते हैं, आप इसको फ्लिक करते हैं सिटी ट्रैफिक में, तो कहीं ना कहीं आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि टायर अडेप्ट करता है। हाँ, इसका एक ये है कि ये टायर जल्दी वेयर आउट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टायर्स, बट स्टिल इस टाइप की बाइक में ये टाइप के टायर्स आर मच नीडेड। नाउ जो सेकंड अपडेट हुई है, जो राइड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क लाती है, वो है आपका जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो सिंटर्ड डाले गए हैं। तो सिंटर्ड ब्रेक पैड्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। जो नॉर्मल ब्रेक पैड होते हैं उनमें मेटल कंटेंट थोड़ा कम होता है ना, और जो सिंटर्ड ब्रेक पैड होते हैं उसमें मेटल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा मेटल यानी कि ज़्यादा फ्रिक्शन बनेगा और ज़्यादा जल्दी ब्रेकिंग होगी। तो इन्होंने फ्रंट ब्रेक पैड चेंज करे हैं, एंड जिससे कि ब्रेकिंग में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आया है। मेरे को अभी तक इस बाइक पे कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली एक सेंसिबल तरीके से चलाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप उसको अननेसेसरीली रोड के कंडीशंस के अगेंस्ट भगाते हो एंड देन आप उसको ब्लेम कर रहे हो, देन दैट इज़ नॉट फेयर। सो बेसिकली कॉन्फिडेंस आपको बाइक दे देती है ब्रेक में। पहले ये इशू ज़रूर था, बट हाँ अब सॉर्ट कर दिया गया है। कई लोग बोलते हैं कि इसके में डुअल पिस्टन नहीं होना चाहिए था, 4 पिस्टन होना चाहिए था एंड व्हाट नॉट, बट बेसिक थिंग क्या है कि आप एक बजट सेगमेंट की बाइक उठा रहे हो, तो वो बजट कहीं ना कहीं आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा। अब ऐसा होता है कि अगर आप 400cc की एक टॉप नॉच बाइक उठाने जाते हो, जो सब चीज़ें जो क्रिटिसिज्म इसको मिल रहे हैं, उसमें आपके पास अगर आप चेक करो तो ड्यूक 390 आती है, एंड ड्यूक 390 और इसका प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ आपको एक वो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ प्रीमियमनेस चाहिए, सेंस ऑफ रिफाइनमेंट चाहिए, तो आपको उतना पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। वो एक तरीके से आपका प्रीमियम कॉस्ट है। बट द थिंग इज़ कि ये बाइक आपको कहीं भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देती है, कहीं भी आपको इशू नहीं देती है कि आप इसे राइड नहीं कर सकते या आप इसे पुश नहीं कर सकते। तो बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इसमें आता है 373cc का एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा इस समय डिबेटेबल चीज़ चल रही है कि इसमें पावर कितनी है। एक्चुअली जो पहले आती था मॉडल 2025 से पहले, उसमें 40 PS ऑफ पावर होता था, ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या होता था कि 35 Nm ऑफ टॉर्क देती थी कंपनी, और वो लाइक डिफाइंड था, वो पक्का था कि इतना ही आ रहा है। लेकिन जब से इसका अपग्रेड आया है, उसके बाद क्या हुआ है, कई सारे डिबेट चालू हुए हैं कि इसमें पावर को बढ़ाया गया है।
कंपनी ने एक रील अपलोड कर दी थी जिसमें बताया गया था कि इसमें 43 PS ऑफ पावर है एंड आपका 37 Nm ऑफ टॉर्क है, साथ में क्विक शिफ्टर की भी बात हुई थी। क्विक शिफ्टर आई कैन एश्योर यू इस बाइक में अभी नहीं आया है, मे बी फ्यूचर अपग्रेड्स में आए, मे बी नॉट, वो हम लोग को नहीं पता, बट उसके लिए कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ाई जाएगी। बट अगर मैं अभी की बात करूँ तो क्विक शिफ्टर इसमें नहीं है। बात करते हैं पावर इंक्रीज़ की, तो एक चीज़ ज़रूर से देखी गई है कि ये पिछली वाले वर्जन को भी बीट कर रही है, जो 2025 का वर्जन है वो 2024 को बीट कर रहा है, एंड साथ ही साथ जिन बाइक्स को ये कंपटीशन नहीं दे पा रही थी उनको भी अब ये बीट करने लगी है। सो मे बी देयर इज़ अ पावर डिफरेंस, अभी ऑफिशियली कहीं नहीं है बट आई हैव फेल्ट इट, सो आई एम टेलिंग यू कि हो सकता है इसमें अभी 43 PS ऑफ पावर एंड 37 Nm ऑफ टॉर्क दे दिया हो। जो मेरा पिछला वीडियो था शॉर्ट राइड रिव्यू वाला, उस पर कॉमेंट्स आए थे कि जो पावर डिफरेंस है नए मॉडल में वो एविडेंट है, तो मतलब 43 PS ऑफ पावर दी गई है। अब इसके दो चीज़ें हो सकती है इसमें, क्या कि पहला कि 43 PS ऑफ पावर आया है, टॉर्क भी बढ़ाया गया है, 35 to 37 Nm किया गया है उसको, बट इशू क्या है कि इस इंजन को OBD2 कंप्लाइंट बनाया गया था इन 2025 अपग्रेड। अब इंजन पे काम हुआ है, हमें ये पता है, हो सकता है रिफाइनमेंट को थोड़ा इंक्रीज़ करा गया हो, पावर डिफरेंस उसका भी हो सकता है, इंजन थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड किया गया हो, बट इट इज़ जस्ट एक थ्योरी है, तो वी डोंट नो फॉर श्योर कि दोनों में से क्या हुआ है जब तक बजाज कुछ ऑफिशियली नहीं बता देता है, जो कि आई डोंट थिंक इस मॉडल के बारे में बजाज अब बताने वाला है। अब जो बात होगी वो शायद नेक्स्ट मॉडल की ही होगी जो आएगा विद क्विक शिफ्टर होपफुली। ना अगर मैं बात करता हूँ बाइक के एक्सेलरेशन की, तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन लीनियर फील होता है, लेकिन 5000 के बाद आपको एक छोटा सा बूस्ट फील होगा क्योंकि पावर जो है सारी इंजन की उसी एरिया में है कहीं ना कहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात क्या है कि आपका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो आपको इंटरफेयर करता हुआ क्योंकि फील हो रहा है पीछे से, तो एक्सेलरेशन में आपको फ़र्क थोड़ा नज़र आएगा। एंड यू नो दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इफ़ आपकी बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल है। अब एक्सेलरेशन तो लीनियर है, पर मिड एंड जब आपका आ जाता है, आप 5-6 हज़ार RPM क्रॉस कर लेते हैं और कहीं ना कहीं आप बाइक के मिड एंड से पहुँच चुके होते हैं, तो वहाँ आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी फील होती है। वहाँ पे आपको फील होता है कि आपने एक्चुअली एक 400cc बाइक को लिया है। जो बाइक की परफॉर्मेंस है उसमें आपको थोड़ा एक कहीं ना कहीं एग्रेसिव स्टांस दिख जाता है बाइक का, एक फील गुड फैक्टर बन जाता है वो, एंड आप बहुत अच्छे से उसको एंजॉय कर सकते हो। सो मेन तो चीज़ यही है कि मिड एंड जो है इसका वो आपको निकाल के देगा, जो पावर होती है, जो आपको चलाने का एक एक्सपीरियंस है अच्छा वाला, वो सब। बात करें टॉप एंड की, हाईवे क्रूजिंग एबिलिटी की बात करें अगर इसकी, तो 120-130 पे 120-130 पे बाइक बहुत आराम से बैठती है, कोई इशू नहीं आने वाला आपको। 120-130 पे रोड अच्छी है, आप चलाओगे तो बाइक बिल्कुल भी आपको इतना सा भी ये फील नहीं होने देगी कि उसको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है चलने में या कुछ। हाँ, टॉप एंड बाइक का क्लेम्ड जो है वो क्लेम्ड एज इन कंपनी के बाद नहीं, जो मैंने रिसर्च करी अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एंड जो अदर सोर्सेज हैं, तो 170 प्लस रहता है। अब क्या होता है, टॉप एंड ना यूनिट टू यूनिट डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिट में टॉप एंड कितना रहेगा। अब वो चेंज हो सकता है आपका कि अगर ये यूनिट है ये ज़्यादा जाती है, भाई कोई यूनिट होगी इस बाइक की ही सेम जो कम जाती होगी, तो वो डिपेंड करता है। बट हाँ, 170 प्लस रहता है, 180 तक भी जाता है कई बार, बट दैट इज़ यूनिट टू यूनिट वाला सीन। देखो ये इसमें सबको पता है कि 4 राइडिंग मोड्स आते हैं, रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड। सब में ही ट्रैक्शन कंट्रोल की जो इंटरफेरेंस है वो डिफरेंट होती है, और ABS की जो इंटरफेरेंस है वो डिफरेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है ना। अब क्या है कि ट्रैक्शन कंट्रोल जो इसमें है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगा कि आपको फील होता है कि वो काम कर रहा है। वो पावर कट जब आपको करता है ना, तो वो पावर कट आपको कहीं ना कहीं फील होती है। जब आप इसे लोअर गियर्स पे पुल करोगे एंड रोड ज़रा सी भी अनइवन है या टायर की ग्रिप कहीं हल्की बहुत लूज़ होती है, तो वो कहीं ना कहीं उस पावर को लूज़ करता है टायर, एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू फील। तो अभी इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं फंक्शनल है, आप उसे ऑफ भी कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि इन बाइकों में आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ही रखें, बिकॉज राइडर एरर का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल इनेबल्ड रखें। बात करते हैं इंजन के हीट होने की। अब यहाँ एक ना छोटा सा इशू है, क्योंकि इंजन लिक्विड कूल्ड है, तो इसमें फ़ैन्स आते हैं, रेडिएटर आता है, एंड नॉर्मल सी बात है कि उसमें कूलेंट डाला जाता है। अब दिक्कत क्या है ना कि जब बाइक ज़्यादा हीट नहीं हो रही है तब तो कोई इशू नहीं है, जब बाइक हीट होने लग जाएगी तब चल जाते हैं फ़ैन्स।
और फैंस क्या करते हैं, हवा डालते हैं पीछे की तरफ। तो मेरे को जो फील हुआ है पर्टिकुलरली इस वाली यूनिट में, आपका जो राइट फुट है, जो आपका फुट पैक पे रखा होता है, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हीट फील होती है। वो हीट आपको इंजन से भी फील होती है, एंड जो फ़ैन आगे से आपकी तरफ गर्म हवा फेंक रहा है उसमें आपको हीट फील होती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा इशू है। नाउ इंजन कूलिंग परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड है, आज तक कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि इंजन बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गया है ज़्यादा चलाने पर, या इंजन को पुश किया गया है तो वो कहीं ना कहीं जवाब दे रहा है या लूज़ कर रहा है पावर। ऐसा कहीं तो मेरे को फील नहीं हुआ, बिकॉज आई गेस लिक्विड कूलिंग वर्क्स वेरी वेल। नाउ इफ़ बात करें बाइक की रिफाइनमेंट के बारे में, तो कहीं ना कहीं बाइक की रिफाइनमेंट जो है वो एकदम सुपर स्मूथ तो नहीं है। बाइक में आपको वाइब्रेशंस फील होंगे, टॉप एंड में भी फील होंगे, और कहीं ना कहीं मिड एंड में भी आके बाइक में फील होते हैं वाइब्रेशन। बट एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा शायद कंट्रोवर्शियल बोल दूँ मैं, क्योंकि 1 सिलेंडर इंजन यानी सिंगल सिलेंडर इंजन में अगर आप ले रहे हैं एक बाइक और आपको चाहिए फुल परफॉर्मेंस भी, देन आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ से तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। सिंगल सिलेंडर इंजन में वाइब्रेशंस आएंगे ही आएंगे, एंड यू हैव टू डील विद इट। अभी इसके अलावा अगर आपको सुपर स्मूथ इंजन चाहिए कहीं ना कहीं, हाँ 19-20 का फ़र्क हो सकता है। अगर आप कहीं 390 लेते हैं उसमें भी आपको वो 19-20 वाला फ़र्क मिलेगा, बट हाँ ऐसा नहीं है कि एकदम वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाएंगे एंड आपको बहुत एकदम ही स्मूथ हो, वो वाला सीन नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे RS 457 आती है, ठीक है, आपको GT 650 आती है, इस सेगमेंट में कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा जिसमें कि ट्विन पैरेलल आता है ना, या फिर ट्विन सिलेंडर इंजन आते हैं बेसिकली। तो रिफाइनमेंट वहीं पे जाती है। अब वाइब्रेशंस का क्या सीन है, वाइब्रेशंस आपको फील होंगे, बट क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हैं, क्योंकि आपको एक एग्रेसिव स्टांस चाहिए, तो वाइब्रेशंस आपको उतने ज़्यादा पता नहीं लगेंगे व्हेन यू राइड इट लाइक इट्स मेंट टू बी रिडन, है ना। अब इशू क्या है कि लोग इसका बहुत बड़ा वो बना देते हैं कि नहीं वाइब्रेशंस। आई गेट इट कि सेगमेंट की बाइकों से जो साथ में और ज़्यादा हैं, जैसे ट्रायम्फ की हो गई, स्पीड 400 हो गई, या T4 हो गई, या फिर आपकी ड्यूक 390 हो गई, ड्यूक 350 हो गई, रिफाइनमेंट कम है। बट कहीं ना कहीं यहीं आपका कॉस्ट जो है नज़र आता है जब आप जाते हैं एक बजट फ्रेंडली बाइक के लिए और अपनी पॉकेट को थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। नाउ इफ़ बात करें ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, तो आफ्टर द सिंटर्ड ब्रेक पैड्स परफॉर्मेंस तो इंक्रीज़ हुई है, पर अगर हम बात करते हैं ABS की, जो आपकी राइडिंग क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। नाउ ABS, मेरे को जो बजाज का जो ABS सिस्टम है वो हमेशा से बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने बजाज की बहुत सारी बाइक्स राइड करी हैं। एंड द थिंग इज़ कि इनका ABS कभी भी ना फालतू में आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। जब ज़रूरत होगी कि अब तो बाइक आपके कंट्रोल से जा रही है, तभी ABS इंटरप्ट करेगा। बिकॉज ABS अगर फालतू में इंटरप्ट करता है तो बहुत ज़्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने लगते हैं उस वजह से। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो ABS एकदम सही काम कर रहा है यार। एंड जब भी आपको एकदम क्विक ब्रेकिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हो आप, तब ब्रेक करना होता है, तब ABS कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। तो बात करते हैं अगर कंक्लूजन की, तो सबसे पहली बात कि हु शुड बाय इट, तो उन लोगों को ये बाय करनी चाहिए जिन्हें एक स्टाइलिश बाइक चाहिए अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस, और बजट फिक्स्ड है अपना इतना 2.5 के अंदर है ना। दूसरा, उन लोग को बाय करनी चाहिए जिन लोग को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि एकदम रिफाइंड सुपर स्मूथ इंजन चाहिए, भले ही पावर कम मिल जाए, बट उन्हें फ़र्क पड़ता है उस पावर से, और जो कैरेक्टर है बाइक का वो एग्रेसिव होना चाहिए। मेरी बात करूँ तो प्राइस एकदम जस्टिफाइड है। बाइक का वैल्यू फॉर मनी फैक्टर ही इसका मेन फैक्टर है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि जब आप बाइक को घर ले आते हो, सीधे वो वैल्यू फॉर मनी वाला फैक्टर जाता है सीधे बाहर। फिर आपको बाइक राइड करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका कैरेक्टर कैसा है, कैसा आपको फील देगी वो, जितने भी साल आप बाइक को चलाने वाले हो वो कैसा आपको लगेगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी इसका वर्थ निकाल के देती है। ये नहीं मानता कि जो प्राइस सेगमेंट है, लोग कहते हैं कि प्राइस सेगमेंट उतना मैटर नहीं करता, आप अपने सेगमेंट में कंपेयर करो, ये चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं 2.5 के सेगमेंट में कोई कंपनी ऐसी भी है जो 155 सीसी की बाइक बेच रही है, बट अगर आपको उसी प्राइस में एक 400 सीसी का एक्सपीरियंस मिलता है, वो पावर मिलती है, वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस, वो एजिलिटी आपको फील होने मिलती है, तो आई गेस दिस इज़ द बेटर वन। और बाकी प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस डिपेंड करता है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।
and we'll meet soon in the next video. So stay tuned and subscribe to Raj Revs. That's all. Signing off. So please whatever.